गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं आज तो दोस्तों एक बार फिर जनसत्ता के एडिटोरियल के साथ हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और मैं एक बार और बता दूं, आप लोगों के जो भी कम्प्लीमेंट आते हैं जो कमेंट बॉक्स में, इस चाहे इस लेख से संबंधित हो चाहे हमसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जब आप किसी के कार्य को आप अप्रिशिएट करते हैं, एक फीडबैक मिलता है, तो मेरा भी मन करता है वीडियो बनाएं, आप लोगों तक पहुंचाएं। पर दोस्तों जब आप यही फीडबैक नहीं देते हैं तो निराशा होती है कि क्या सही दिशा में जा रहा है जो मेरे द्वारा जो समझाया जाता है। कम से कम आप इतना अगर लिख देते हैं। कुछ लोग हैं जो दिल खोल कर अप्रिसिएशन करते हैं तो अच्छा लगता है। कम से कम मैं आप लोगों के विचार में सोचता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पहले कुछ लोग थे, चाहे नागर अकेडमी हो, नीतीश जी आज भी हैं, और संगीता जी थी, अब तो नाम भी मैं भूलने लगा हूँ चूँकि काफ़ी दिन हो गया लोगों ने कमेंट किए हुए। तो उनके जो विचार हुआ करते थे, उनका जो दृष्टिकोण था वो राष्ट्रीय हित में देश समर्पित हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों के माध्यम से आप लोग लिखा करिए। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों जिसे लिखा है जयंतीलाल भंडारी जी ने, और जो जिस मुद्दे पर आज बात करेंगे, घटती क्रय शक्ति का संकट। तो दिन प्रतिदिन जो क्रय शक्ति घटती जा रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से दोस्तों, इन्हीं चीज़ों का एनालिसिस और रीडिंग करके आप लोगों के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म होगा, एक नई लेखन शैली का जन्म होगा। इसीलिए डेली आप इस चीज़ को पढ़ें। इस साल कोरोना महामारी से उत्पन्न संकटों का एक दुष्प्रभाव यह पड़ा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लाखों लोगों का रोजगार चला गया, काम धंधे चौपट हो गए और आम आदमी की आमदनी घट गई। उतना ही नहीं, ज़्यादातर लोगों की जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए एक और ऐसा नया राहत पैकेज लाया जाए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और उसकी क्रय शक्ति बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वुहान शहर में जैसे ही चाइना में पूरा तहलका मचा कि कोविड-19 की समस्याएँ कई लोगों को वहाँ ख़त्म कर दी। उसके बाद इस चीज़ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहस न बना के चाइना तक ही सीमित कर दिया गया। तमाम तरह की लापरवाहियाँ हुई, पूरी दुनिया में धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर फैल गया। तमाम तरह की मौतें होने लगी, रोज़गार बंद हो गया, पूरी तरह से पृथ्वी को कहा जाए तो लॉकडाउन कर दिया गया था। तो दोस्तों उससे जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो देश था उससे पहले ही रिसेशन में, आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उसके बाद कोविड-19 की वजह से जिस तरह से भारत में लॉकडाउन किया गया तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आज यही कारण कि दोस्तों हमारे देश में तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो पूरी तरह से सरकार के माध्यम से संचालित किए जा रहे थे। उसमें प्राइवेट लोगों का किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं था सहयोग। इस वजह से दोस्तों जो उसकी प्राइवेसी थी बनी हुई थी। पर आज हम बता दें, कुछ बातों पे विचार विमर्श कर रहा कि हो सकता है पुलिस वालों को भी एक निजी उपकरण के अंदर डाल दिया जाए, निजी लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। स्टेशन जो हैं, प्लेटफॉर्म, उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। मतलब देश में अब कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हम किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं? हमने चंद दिनों में जिस तरह से अपने देश का संविधान बदल कर उलट पुलट कर दिया, अब हमें निराशा होता है इस बात को लेकर। वेट सॉरी। आम आदमी की खरीद क्षमता बढ़ कर ही नहीं मांग पैदा की जा सकती है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जा सकता है। देश में किए जा रहे विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों में यह बात निकल कर आ रही कि आम आदमी की आय घट गई है और इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक कोविड-19 के कारण जिस तरह दुनिया में लोगों की आमदनी घटी है, उसी तरह भारत में भी लोगों की आमदनी काफ़ी कम हो गई है। पिछले महीने किए गए इस सर्वे में शामिल 62.8% लोगों का मानना है कि कोरोना संकट के कारण उनकी आय घटी है, जबकि 44.3% लोगों का मानना है कि पूर्णबंदी में चरणबद्ध तरीके से दी जा रही छूट से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसी तरह एक अन्य सर्वे में यह सामने आया कि पूर्णबंदी के दौरान करीब 71% ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में पहले की तुलना में कमी आई है। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल करीब 74% लोगों ने कहा कि विशेष राहत देकर आमदनी बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। इस वक्त बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी बचत के सहारे से गुजारा करने को मजबूर हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि ईपीएफओ को उमंग मोबाइल ऐप से धनराशि निकालने के लिए अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच 11 लाख आवेदन मिले हैं, जो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच मिले 3,97,000 आवेदनों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। ईपीएफओ ने अप्रैल से मई 2020 के बीच 36 लाख दावों का निपटान किया।
इन दोनों महीनों में 11,540 करोड़ रुपए के दावे ईपीएफ खाताधारक को दिए गए हैं। इसमें से कोविड-19 अग्रिम सुविधा के तहत 4,580 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, तमाम तरह के कोष बनाए गए थे। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक कोष बनाया था जिसमें लाखों अरबों की संपत्ति डाली गई थी हमारे देशवासियों के द्वारा। कुछ लोगों ने पीएल दायर कर दिया कि भैया इसका जाँच होना चाहिए और ये जो राहत कोष आपदा बनाया गया था इसको सरकार के कोष से जोड़ना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भैया ये आपातकाल में बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो ज़रूरतमंद लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाया जाएगा, तो मैं इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोविड-19 से जंग में घरेलू बचत के कारण ही देश में करोड़ों लोग आर्थिक खाद्य को काफ़ी हद तक झेल गए हैं, लेकिन अब उनके लिए घरेलू बचत का सहारा भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस साल जून तक देश के शहरों में रहने वाले करीब 13.9 करोड़ लोगों की बचत समाप्त होने को है। ऐसे में अब छोटी छोटी घरेलू बचत के सहारे जी रहे लोग सरकार से विशेष राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि देश में अधिकांश लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं आता है, वे अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए काफ़ी हद तक घरेलू बचत पर ही निर्भर है। हम सामाजिक सुरक्षा के मामले में दुनिया में कितने पीछे हैं इसका अंदाज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग से लगा सकते हैं। इस सूचकांक में भारत 82 देशों की सूची में 76वें क्रम पर है। जहां देश में सकल घरेलू बचत अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है, वहीं यह भारत में आम आदमी के जीवन की आर्थिक रेखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में वर्ष 2019-20 में कुल सकल घरेलू बचत 5.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी इन तीनों क्षेत्रों की बचत को शामिल किया जाता है। सामान्यतः आम आदमी की बचत घरेलू क्षेत्र में गिनी जाती है। बचत बैंकों में समाधि जमा, जीवन बीमा, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव बैंक में जमा, छोटी बचत योजनाओं और नकद के रूप में संचित रहती है। गौरतलब है कि देश में वर्ष 2012 के बाद सकल घरेलू बचत दर और निवेश दर दोनों में गिरावट आई है। घरेलू बचत योजनाओं में ब्याज दर की कमाई का आकर्षण घटाने से सकल घरेलू बचत दर लगातार घटती गई है, लेकिन अभी भी दुनिया के कई विकासशील देशों की तुलना में भारत की सकल घरेलू बचत दर अधिक है। यदि हम देश की सकल घरेलू बचत दर के आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि वर्ष 2009 के दौरान जो सकल घरेलू बचत दर 36.02% थी, वह वित्त वर्ष 2018 के दौरान 32.39% और 2019 में 30.14% रह गई है। फिर भी छोटी बचत योजनाएं अपनी विशेषता के कारण बड़ी संख्या में गरीब वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का आधार बनी हुई है। इस वक्त लोग 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर का घटना। मैं आपको एक चीज़ को बता दूं, ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं, ये सब जो तमाम तरह की योजनाएं निकली हैं कोविड-19 के दौरान में, सब बस अफवाह है। सब एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, कंस्पिरेसी क्रिएट की गई, आप लोगों के बीच में बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। लोग कह रहे थे कि जिनका ब्याज चल रहा है, इंटरेस्ट वगैरह, उसमें सब में कमी होगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबका इंटरेस्ट वही का वही है। और अगर ये हेल्प भी मिला होगा तो दोस्तों गिने चुने स्पेशल बंदों को मिला होगा, तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसे लोग ज़्यादातर मतलब बहुत करीब से जुड़े हों, उनका कुछ हुआ होगा हला भला, पर हम गरीबों का, हम किसानों का, छोटे छोटे रोज़गार से जो लोग जुड़े हैं, उनका किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हुआ है। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, बता दें आपको, जिसको कोविड-19 जो पेशेंट है, जिसको कोरोना हो गया ना, उसका बचना तभी संभव है जब वो अमीर है। यदि दोस्तों वो गरीब है तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, दम तोड़ देगा। यदि हॉस्पिटल पहुंच भी गया तो बेड नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ उससे प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। 56 हज़ार के कुछ लोग बता रहे हैं इंजेक्शन आ रहा है, इतना महंगा। कल मेरा एक दोस्त था, अभी 4-5 दिन पहले, जो कि डिलीवरी हुई है उनकी बीबी का, और एक बच्चा पैदा हुआ है जो लड़का है। तो दोस्तों 3-4 दिन हुआ है, कल उनको ले जाके थोड़ा मोड़ा मतलब कोई परेशानी हो रही थी, बस सामान्यतः जनरल था, तो उसने जाके हॉस्पिटल में डाल दिया। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यस जी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, यदि आप आएँ कन्विंस कर लें तो ठीक है। क्योंकि देखिए, इस कोविड-19 की वजह से जिस तरह से लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी ये लोग किसी प्रकार की रियायत नहीं देना चाहते हैं, चाहे डिलीवरी में, दवाओं में, ठीक है, सर्जरी में। तो ये जनमानस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा विषय है। इस पे भी सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। अब वो कह रहा है कि 3 दिन रखेंगे आपको बच्चे को, 15,000 रुपया ले लेंगे, ऑक्सीजन में रखना है। तो अब सोचिए ना, 1 रुपया मतलब कहने का है, और जाने के बाद थोड़ा कम किया वो अलग बात है, पर सोचिए जिसके पास ना हो इस प्रकार का व्यक्तिगत संबंध किसी से,
तो कैसे किस तरह से लूटा जाएगा, उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा मर जाएगा। कभी आपने सुना इन सारी छोटी मोटी कमियों की वजह से किसी नेता, राजनेता के बच्चों, किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, डायरेक्टर के बच्चे मरे हों? नहीं, क्यों मरेंगे? हम गरीबों के बच्चे मरेंगे, ये तो खैरात में बँटे जाते हैं ना। आप लोग सचेत हो जाइए, पर्दा हटाइए किसी विचारधारा को मानने के लिए, ख़त्म करिए। उद्योग कारोबार ठप होने के कारण नौकरी संबंधी चिंता और 3 आगामी करीब 1 वर्ष तक आर्थिक मुश्किलों की आशंका। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में छोटी बचत करने वाले लोगों के सामने बड़ी चिंता बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने को लेकर। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान जहां छोटी बचत करने वालों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ी, वहीं बैंकों में बचत खातों पर सावधि जमा और विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटती गई हैं। पेंशन भोगियों बुजुर्गों की आय का सबसे बड़ा जरिया ही ब्याज से होने वाली है। ऐसे में लोगों के समक्ष संकट खड़ा होना स्वाभाविक है। उल्लेखनीय कि इस साल जनवरी से मार्च तक छोटी बचत योजनाओं पर जो ब्याज दरें दी जा रही थी, वे अप्रैल में घटा दी गई हैं। ऐसे में एक और जहां छोटी बचत करने वाले अधिकांश निवेशकों की आमदनी ब्याज दर में कमी से घटी है, वहीं बड़ी संख्या में नौकरी पेशा और उद्योग कारोबार से जुड़े हुए लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के सामने छंटनी एवं कम वेतन की चिंता नहीं आई, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योग कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक जिंदगियां देखते ही देखते चिंताजनक हालात में बदल गईं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में कार्यरत करोड़ों लोगों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया। पूर्णबंदी में ठप इकाइयों ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी की और कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की। आर्थिक संकट के साथ लोगों की महंगाई बढ़ने की चिंता भी सता रही है। रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि अगले 1 वर्ष तक सामान्यतः आर्थिक स्थिति, रोजगार के लिए परिदृश्य और आम आदमी आमदनी को लेकर उपभोक्ताओं की धारणा निराशाजनक है। ऐसे में देश भर में उपभोक्ता अपनी घटती हुई घरेलू बचत को ध्यान में रखते हुए खर्चों में तेज़ी से कटौती कर रहे हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि बाजार में मांग पैदा करने के लिए आम आदमी की आय बढ़ाने और महंगाई नियंत्रित करने के उपाय किए जाएँ। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, तभी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आ सकेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।